नमस्कार। कल हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ देखा था। सॉरी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ देखा था। आज हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरा सारांश देखेंगे। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत अनेक कृतियों में बिखरा हुआ मिलता है। मार्क्स के द्वारा इस सिद्धांत के संबंध में अवतरण व सेवाइन ने लिखा है कि मनुष्य सामाजिक उत्पादन कार्यों के दौरान आपस में एक निश्चित प्रकार के संबंध कायम कर लेते हैं। इन संबंधों के बिना उनका काम नहीं चल सकता, अतः वे अपरिहार्य व मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होते हैं। उत्पादन के संबंध उत्पादनों के भौतिक तत्वों के विकास की विशिष्ट अवस्था के अनुरूप हुआ करते हैं। इन उत्पादनों के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज का आर्थिक ढांचा खड़ा होता है और वहीं असली नींव होता है जिस पर विद्यायी व राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। वह इसी ढांचे के अनुरूप मनुष्यों की सामाजिक चेतना निश्चित रूप धारण करती है। भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति से ही जीवन की सामाजिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का सामान्य रूप निर्धारित होता है। मनुष्यों का जीवन इनकी चेतना से निर्धारित न होकर उनके सामाजिक जीवन से उनकी चेतना का निर्माण होता है। समाज के विकास में एक ऐसी अवस्था आती है जब उत्पादन के भौतिक तत्वों और तत्कालीन उत्पादन के संबंधों में अर्थात संपत्ति विषयक संबंधों के बीच उत्पादन के संबंधों में अर्थात संपत्ति विषय के बीच जिनके अंतर्गत ये तत्व पहले से क्रियाशील रहते आए हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये संबंध उत्पादन के तत्वों के विकास में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। तब सामाजिक क्रांति का युग आरंभ होता है। इस प्रकार आर्थिक नींव के बदलने से संपूर्ण व्यवस्था शीघ्र ही बदल जाती है। इस परिवर्तन पर विचार करते हुए उत्पादन की आर्थिक परिस्थिति का भौतिक परिवर्तन जो प्राकृतिक विज्ञान की शुद्धता के साथ निर्धारित हो सकता है, विधायी, राजनैतिक, धार्मिक, सौंदर्य संबंधी व दार्शनिक रूपों के परिवर्तन के बीच सदैव ही भेद रखना चाहिए। जिसमें आदमी इस संघर्ष को समझने लगता है वह उनसे संघर्ष करता है, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि कोई सामाजिक व्यवस्था तब तक विलुप्त नहीं होती जब तक उत्पादन के तत्व जिनके लिए उसमें गुंजाइश होती है पूर्णतया विकसित नहीं हो जाती, और उत्पादन के उच्चतर संबंध तब तक प्रकट नहीं होते जब तक पुराने समाज के कोप में ही उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ परिपक्व नहीं हो जाती। इसलिए मनुष्य जाति उन्हीं समस्याओं को अपने हाथ में लेती है जिन्हें वह हल कर सकती है। बल्कि अधिक ध्यान देने पर पता चलता है कि कोई समस्या उठती ही तब है जब उसके हल के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हों। मार्क्स के इस विचार की व्याख्या पर सेवाइन लिखते हैं कि मार्क्स के उपयुक्त अवतरण में सांस्कृतिक विकास के विषय में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसमें 4 प्रमुख बातें हैं। वह विभिन्न अवस्थाओं का अनुक्रम है। प्रत्येक अवस्था में वस्तुओं की उत्पादन एवं विनिमय की एक विशिष्ट व्यवस्था हुआ करती है। उत्पादन शक्तियों की वह व्यवस्था अपने विशिष्ट एवं उपयुक्त विचारधारा का निर्माण करती है। इस विचारधारा में विधि व राजनीति भी शामिल ही है। सभ्यता के तथाकथित आध्यात्मिक तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे आचार, धर्म, कला, दर्शन इत्यादि। एक आदर्श प्रतिमा के रूप में प्रत्येक अवस्था पूर्ण और व्यवस्थित होती है। वे एक समन्वित इकाई होती है जिसमें वैचारिक तत्व उत्पादन की शक्तियों के साथ घुल मिल जाते हैं। वास्तविक व्यवहार में उदाहरण के लिए विपणनात्मक और ऐतिहासिक अध्यायों में मार्क्स ने अपने सिद्धांत की तार्किक कठोरता को कम कर दिया है। उत्पादन की शक्तियाँ एक ही समय में विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से कार्य करती हैं। ये एक ही देश के विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रूपों में होती हैं। उनमें पुरानी व्यवस्था के स्मारक व नई के अंकुर होते हैं। फलतः एक ही जनसंख्या के विभिन्न स्वरों की विभिन्न विचारधाराएं होती हैं। दूसरी बात है, संपूर्ण प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है। उत्पादन की नव विकसित प्रणाली तथा पुरानी प्रणाली के मध्य जो आंतरिक संघर्ष होते हैं यही इनकी प्रेरक शक्ति होते हैं। उत्पादन की नई पद्धति स्वयं को एक विपरीत वैचारिक वातावरण में पाती है।
नई उत्पादन पद्धति के विकास के लिए आवश्यक होता है कि वह पुरानी वैचारिक पद्धति नष्ट हो जाए। पुरानी पद्धति की विचारधारा नई पद्धति का अधिक बहिष्कार करती है और इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक खिंचाव व तनाव यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि वह टूटने लगते हैं। उत्पादन की नई व्यवस्था के अनुरूप ही एक नया सामाजिक वर्ग पैदा हो जाता है और उसकी अपनी एक सामाजिक स्थिति के अनुरूप अपनी एक नई विचारधारा बन जाती है। इस नई विचारधारा का पुरानी विचारधारा के साथ संघर्ष होता है। विकास का सामान्य क्रम यही रहता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक अन्य विचारधारा का उदय होना और यही क्रम लगातार चलता रहता है। फिर यह वस्तुओं के उत्पादन और उसके वितरण की पद्धति वैचारिक निष्कर्षों की तुलना में सदैव महत्वपूर्ण होती हैं। भौतिक अथवा आर्थिक शक्तियाँ सदैव वास्तविक अथवा सार्थक होती हैं। इसके विपरीत वैचारिक संबंध सदैव घटनापरक होते हैं और इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वैचारिक संबंधों का अस्तित्व नहीं होता। ये वास्तविकता पर कोई प्रभाव नहीं डालते, उनका पारस्परिक संबंध नहीं। यह भेद ही हीगल की शब्दावली में वास्तविकता या महत्ता की श्रेणी के बीच है। अंतर सिर्फ यह है कि मार्क्स वैचारिक तत्वों के स्थान पर भौतिक तत्वों को सार्थक मानता है। फिर है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया प्रस्फुटित होने की आंतरिक प्रक्रिया है। समाज की उत्पादन शक्तियाँ पहले पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, उसके बाद उनमें द्वंद्वात्मक परिवर्तन होता है। चूँकि विचार संबंधी ऊपरी रचना अंतरंग आध्यात्मिक तत्व के आंतरिक विकास को ही प्रकट करती है, अतः चेतना के ऊपरी धरातल पर जो समस्या दिखाई देती है उसकी चेतना की और परतें खुलने पर सदैव ही उसका समाधान संभव है। इस आध्यात्मिक निष्कर्ष का कोई व्यवहारिक प्रमाण नहीं मिलता। ऊपर मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया था और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कहानी तब तक अधूरी है जब तक कि हम उसे भौतिकवाद की विशेषताओं का उल्लेख न करें। और भौतिकवाद की दो विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पहला, भौतिक आदर्शवाद की भांति ये विश्वास नहीं करता कि संसार निरपेक्ष विचार विश्वासमता का मूर्त रूप है। इसके विपरीत मार्क्सवादी भौतिकवाद के अनुसार संसार स्वयं अपनी ही प्रकृति से भौतिक है। संसार की अगणित घटनाओं का आधार गतिशील भौतिक तत्व अथवा पदार्थ ही हैं, जो कि अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित एवं आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है। घटनाओं में अंतर संबंध व अंतर निर्भरता गतिशील पदार्थों के विकास में ही एक नियम है और इसी गतिशीलता के नियम के आधार पर ही संसार विकसित होता है। इसके विकास के लिए विश्वात्मा की आवश्यकता नहीं है। एंजल्स ने लिखा है कि प्रकृति के विषय में भौतिकवादी दृष्टिकोण का अर्थ इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है कि प्रकृति को बिना किसी बाहरी सम्मिश्रण के उसी रूप में देखता है जिस रूप में वास्तव में है। दूसरी बात है, आदर्शवाद के अनुसार हमारी चेतना, विचार, प्रत्यक्ष दर्शन, उपलब्धि और अनुभूति में ही भौतिक जगत, प्रकृति और जीव का अस्तित्व है। इसके विपरीत मार्क्सवादी भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ, प्रकृति और जीव विषयक वास्तविकता है, जिसका अस्तित्व हमारी चेतना आदि से बाहर व उससे परे है। पदार्थ प्रमुख है क्योंकि अनुभूति, विचार, चेतना का स्रोत है, गौण है क्योंकि यह पदार्थ का ही प्रतिबिंब मात्र है। मार्क्स ने स्वयं लिखा है कि पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, वरन चेतना स्वयं पदार्थ की ही उपज मात्र है। विचार को पदार्थ से जो सोचता है पृथक करना असंभव है। पदार्थ प्रत्येक प्रकार से परिवर्तनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल मान्यता यह है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है, जो कि अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता है और यह विकास भौतिक पदार्थ से स्वाभाविक रूप से निहित एक आंतरिक विरोध द्वारा संबंधित होता है। इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं और विकास की प्रक्रिया सार्वभौम व निरंतर है। साथ ही सरल व सादी ही नहीं, वरन एक बिंदु पर आकर एकाएक विस्फोट की भांति होती है और यही सामाजिक परिवर्तन में क्रांति की स्थिति होती है। क्रांति न टाली जा सकती है, यह एक सामाजिक घटना है। वह प्रत्येक क्रांति के पश्चात
एक नई सामाजिक अवस्था का जन्म होता है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा ही अपने प्रतिवाद को जन्म देता है और इसी के फलस्वरूप जो संघर्ष वाद व प्रतिवाद में होता है उसमें ही प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन या विकास का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्रांतिकारी स्वरूप इसी से स्पष्ट हो जाता है व इसमें इस बात पर अत्यधिक बल दिया जाता है कि जो कुछ भी परिवर्तन या विकास होता है वह आंतरिक विरोध या संघर्ष द्वारा होता है। यही प्रकृति का विकास है या परिवर्तन, चाहे वह सामाजिक हो या प्राकृतिक अचूक नियम है। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा को हमें समझाया है। धन्यवाद।